हैं जहां खबर अमेठी से है। बताया जा रहा है कि वायरल बुखार से भाई बहन की मौत हुई है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान बहन की मौत हुई है, जबकि भाई की आज इलाज के लिए इलाहाबाद ले जाते वक्त मौत हो गई। अमेठी सीएमओ और एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के परसावा गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां वायरल फीवर की वजह से बहन की मौत लखनऊ में हुई और भाई को इलाहाबाद ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपना अपना दम दिखाना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन जमीन पर किसकी तैयारी कैसी है, कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिएगा एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव का मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से आई खबर की बात कर लेते हैं। पूरे यूपी में चुनावी यात्रा निकालेगी कांग्रेस, ये खबर मिल रही है। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा पर रहेगी और कहते हैं कि हम वचन निभाएंगे, नाम से ही ये यात्रा होगी। 12,000 किलोमीटर लंबी ये कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चलेगी। बड़े गांवों कस्बों से ये यात्रा गुजरेगी, ऐसी इसकी रूपरेखा है। प्रियंका गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया है, जहां यात्राओं के रूट और मुद्दों पर प्रियंका सलाहकार और जो रणनीतिकार जो उनकी कमेटी है उनके सदस्यों की सलाह ले रही हैं। चलिए इस खबर की जानकारी लेते हैं। सहयोगी अनुभव शुक्ला से लखनऊ से जुड़ेंगे वो सीधा, और उनसे पूछते हैं कि अनुभव, अब कौन कौन है जो रणनीतिकार हैं जो ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसकी रूपरेखा कैसी होगी और कितने वक्त में पूरी होगी, क्या क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल हम कांग्रेस कार्यालय पर ही मौजूद हैं और हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे से कम ये तो लग रहा है कि कार्यकर्ता उत्साहित है। और अभी उनकी जो बैठक थी, वो जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रही हैं, वहीं पर अभी ये बैठक चल रही थी। अच्छा। जिसमें कि उनका जो वर्किंग कमेटी है, जो एडवाइजरी कमेटी, उनके साथ तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली है। रणनीति तो फिलहाल ये बनी है कि एक प्रतिज्ञा यात्रा निकालेंगे उत्तर प्रदेश में। 12,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी कांग्रेस के लोग, जाएंगे और गाँव में जाएंगे, बड़े कस्बों में जाएंगे। जो सवाल उठ रहे थे कि भाई तमाम जो सियासी दल है वो अलग अलग यात्रा निकाल रहे, सम्मेलन कर रहे, पर कांग्रेस कहीं पीछे दिख रही है। तो फिलहाल एक यात्रा का कार्यक्रम तो उनका आ गया है कि अब 12,000 किलोमीटर यूपी में वो जाएंगे, यात्रा करेंगे। दूसरा, अभी जो बैठक एक हो रही है वो इस तरफ है, जो एक बड़ा सा हॉल बनाया गया, वहां पर उनका जो हम क्या प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है, जिसमें 38 लोग मुख्य रूप से हैं, कुल 78 लोग उसमें शामिल हैं। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो बैठक अब शुरू हो गई है। चुनाव समिति है वो। देखिए, चुनाव समिति चुनाव के लिए पहले तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैंडिडेट कौन होगा, किसका सिलेक्शन होगा, किसको टिकट दिया जाएगा, इन सारे मुद्दों पर वो जो समिति है उसके साथ चर्चा हो रही है। हालांकि हमारी जो जानकारी उसके मुताबिक तकरीबन 90 लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी ने कह दिया है, फोन करके उनको कहा गया है कि आप तैयारी करिए, आप चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें पार्टी के 5 तो विधायक हो गए, जो वर्तमान में 7 थे, लेकिन 2 तो बागी ही हैं, तो 5 वो हो गए। इसके अलावा जो 2017 के चुनाव में जो दूसरे नंबर पर थे, इसके अलावा कुछ पूर्व सांसद हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, जिनको कहा गया है कि आप चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता देखिए यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग जिलों से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे, और उम्मीद बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो हाथों में। देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं बांगरमऊ उन्नाव से आया हूँ। अनुभव शुक्ला एडवोकेट हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री। प्रियंका जी आई हैं, हमें बहुत सारे कार्यकर्ता दिख रहे हैं, उत्साहित हैं। इसका असर कितना पड़ेगा चुनाव में 22 के? हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सब उत्साहित है और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग जो है 2022 में पूर्णतया सरकार बनाने के तैयारी में है, और उसी के क्रम में आज हमारी प्रियंका दीदी हम लोगों के बीच में आई। ठीक है अनुभव, प्रियंका दीदी बीच में आई हैं और अब देखते हैं विजय का संदेश कितनों तक पहुंचता है, रणनीति कैसी तैयार होती है, इस पर निगाहें रहेंगी। अनुभव शुक्रिया जानकारी के लिए। हम आगे बढ़े, बात कर लें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। AIMIM ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, जहां AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है, यानी ऑफिशियली आउट हो चुका है। शौकत अली कहते हैं कि जब तक कोई सजा याफ्ता ना हो जाए वो दोषी नहीं है।
आपको बता दें, आज ही मायावती ने ट्वीट करके मऊ से मुख्तार की जगह भीम राजभर को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का ऐलान किया है। एबीपी गंगा ने कल ही इस कयास को और सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही थी आपके सामने रखा था, और देखिए आज इस पर मुहर भी लगती है। ऑफिशियली ये साफ हो चुका है, लेकिन यहाँ बड़ी अपडेट ये है कि एआईएमआईएम की ओर से ये पुष्टि की जा रही है कि हम टिकट देंगे। सीधा रुख करते हैं सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सियासी बयार किस तरफ जा रही है। देखिए शैलेश, इस बात का हमने अनुमान लगाया था कि भाई मुख्तार की छुट्टी हो सकती है, लेकिन वो एआईएमआईएम की ओर जाएंगे। इस बात को लेकर अब बाकी पार्टियां कैसे देखेंगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने अपना फैसला दिया है, उससे सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। क्योंकि अगर क्षेत्र की बात करें तो जिस तरह से पिछले चुनावों को हमने देखा, वहाँ पर जिस तरह से मुख्तार अंसारी अगर बात करें 2012 की, तब वो बसपा से नहीं थे, लेकिन तब भी वहाँ से चुनाव जीते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है। लेकिन जो मायावती ने तर्क दिया कि माफियाओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, एक साफ सुथरी छवि, तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा जो है वो लगातार यही वार करती रही है, चाहे सपा हो चाहे बसपा, के माफियाओं की पार्टियाँ हैं, माफिया जो है उनको टिकट दिए जाते हैं। तो यही तर्क दिया, कहीं ना कहीं अपनी छवि को बदलने की एक कोशिश है बसपा की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो एआईएमआईएम ने पहले अतीक अहमद को टिकट दिया, उसके बाद टिकट दिया, माफ़ कीजिएगा, अभी उनको अपनी पार्टी में सदस्यता दिलाई, शामिल किया है। वो भी खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो जब लखनऊ आए उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन, और अब जैसे ही एक तरफ मुख्तार अंसारी को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो भी एआईएमआईएम कहती है कि वो टिकट देने के लिए तैयार है। हमारे साथ में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब मौजूद हैं, सीधे उनसे ही बात करते हुए जानते हैं। शौकत जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले आप लोगों ने अतीक अहमद को टिकट दिया और उनके ऊपर भी जिस तरह से जो मामले हैं दर्ज, वो सबके सामने है, संपत्ति तक जब्त की गई है, और अब मुख्तार अंसारी वो भी जेल में बंद हैं और उनको भी आप टिकट देने की बात कह रहे हैं। देखिए, अतीक साहब को अभी टिकट तो नहीं दिया गया है, और यकीनन अगर उनकी डिमांड होगी इलेक्शन लड़ने की तो पार्टी टिकट भी देगी। रही बात कि संपत्ति जब्त करने का जो मामला है, कोर्ट के आदेश पे तो नहीं हुआ है। यहाँ तो डिक्टेटरशिप चल रही है योगी जी की, और रहा मामला मुख्तार अंसारी का, तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी साहब हों, चाहे वो और भी मुस्लिम लीडर हों, हत्ता कि आज़म खान साहब, इन लोगों का सिर्फ सियासी इस्तेमाल किया है। 2019 में आपने अफजाल अंसारी को टिकट दिया, मुख्तार अंसारी के भाई को। 2017 में आपने पूरे परिवार को टिकट दिया, तो क्या तब मुख्तार अंसारी दूध के धुले हुए थे? आपने टिकट दिया, इस्तेमाल किया उनका। सपा और बसपा दोनों ने इनका इस्तेमाल किया है। मेरा कहना यह है और मेरा मानना भी यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, अभी वो सज़ा याफ्ता नहीं है। अगर किसी को 2 साल की सज़ा होती है तो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो उससे ज़्यादा की होती है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा कि नहीं इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो हमारा भी फैसला होगा कि नहीं बिल्कुल हम इनको इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है तो फिर हम और आप कौन होते हैं? आज़म के बारे में इल्ज़ाम किसी पर है, वो मुजरिम साबित नहीं हुए ना, सजा याफ्ता तो नहीं। निश्चित रूप से इस नेता, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि अभी आपने आज़म खान साहब का नाम लिया कि उनका भी इस्तेमाल किया है सपा में, फिलहाल वो भी जेल में है, तो क्या आज़म खान के लिए भी दरवाजे खुले हैं? क्या उनसे भी कोई मुलाकात आगे होनी है? देखिए, आज़म खान साहब एक बड़े लीडर हैं, यकीनन उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए जो किया है वो अखिलेश यादव ने भी नहीं किया होगा। आज़म खान ने मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाई, शिवपाल यादव भी साथ थे, अखिलेश यादव तब बहुत छोटे थे। तो यकीनन अगर आज आज़म खान की कोई ख़बर लेने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी के पोस्टर और बैनर से आज़म खान की तस्वीर को हटा दिया गया, आज अखिलेश यादव आज़म खान का नाम लेने से डरते हैं, तो यकीनन ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ इनका इस्तेमाल हुआ। अभी तो हमारे पास इस तरीके का कोई मैसेज नहीं है, लेकिन अगर आज़म खान साहब चाहेंगे तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत है। देखिए, जो आरोप बाकी सपा बसपा पर लगते रहे हैं कि वो माफियाओं को टिकट देते हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, वो आरोप आपके ऊपर भी लगाएगी बात पर फिर आने वाले समय में? ये एक बात बताऊं मैं आपको कि
बीजेपी में ये ठाकुर प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? आतंकवाद के मुकदमे जेल के अंदर थी, वो जमानत पे बाहर है, बरी नहीं हुई है बाइज्जत। 100 से ज़्यादा बीजेपी में क्रिमिनल है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो वो दूध बीजेपी में अगर आप चले जाए तो आपने गंगा स्नान कर लिया। उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें वो डाल करके निकाल लेते हैं बाहर, नो प्रॉब्लम। ये बीजेपी का एमएलए है तो मोहतरम है, माननीय है। अगर कोई मुख्तार है, अगर कोई शहाब है, अगर कोई अतीक है तो फिर वो क्रिमिनल है। ये कौन सी आपकी दोगली पॉलिसी है भाई? आप एक चश्मे से देखिए ना, दो चश्मे से क्यों आप देख रहे हैं? जिस दिन मुख्तार अंसारी को सज़ा हो जाएगी उस दिन हम ये बात नहीं कहेंगे जो आज कह रहे हैं, लेकिन वो सज़ा याफ्ता नहीं है, इल्ज़ाम है। कल के अगर वो बाइज्जत बरी हो गए, आप पकड़ते हैं, दिखाते हैं आतंकवादी पकड़ा गया, 20 साल बाद 15 साल बाद लोग बाइज्जत बरी होकर के आए, दोबारा तो नहीं दिखाया जाता टीवी चैनलों पर। आप बताइए मुझे, बहुत सारे लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग बाइज्जत बरी हो गए। तो ये इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है तो हम और आप कौन होते हैं कि उनको आप नहीं चुनाव लड़ाएंगे या टीवी मीडिया पे आप सज़ा याफ्ता दिखा देंगे? वो अभी मौजूदा वक्त में एमएलए हैं। यानी आपके हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है लोगों के ऊपर, वो ये देखकर हो रही है कि कौन किस धर्म का है आपके हिसाब से? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी में एक एमपी हैं जो 2019 में जीते हैं, जिनके ऊपर 376 का मुकदमा है। इलेक्शन जीतने के बाद अभी तक वो ओथ भी नहीं ले पाए, पार्लियामेंट का दरवाज़ा भी नहीं देखे हैं। जिस महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया था उस महिला ने भी आत्महत्या कर लिया। तो वो बस बहुजन समाज पार्टी के लिए मोहतरम है क्या? तो आप काम ऐसा करते हो कि आप हमको बोलने का मौका दे रहे हैं, तो हम खामोश क्यों रहेंगे? हम बोलेंगे नहीं जब आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसीलिए हमारा देख रहे हैं आप, जो 3 प्रोग्राम हुए वैसी साहब के, उस प्रोग्राम का हमने नाम दिया वंचित शोषित समाज सम्मेलन। तो अगर किसी समाज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सियासी पार्टियों ने किया है तो मुस्लिम समाज का किया है। आज नाइंसाफ़ी किसी के साथ हो रही तो मुस्लिम समाज के साथ हो रही। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, आप बताइए मुझे। तो ये बात अगर हम कह रहे हैं या हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं तो गलत क्या है उसमें? बाराबंकी वाला अगर आपने जिक्र किया तो बाराबंकी के कार्यक्रम के बाद तो ओवैसी साहब पर और वहाँ के कई लोगों पर एफआईआर भी कर दी गई है। देखिए, वो सपा और बीजेपी मिलकर के किए हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलए नहीं चाहते थे वहाँ हमारा प्रोग्राम हो। एबीपी न्यूज़ पे आपने चलाया, आज तक पे चला कि ओवैसी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, एसएसपी ने बाइट दे दिया, हमने कोई परमिशन नहीं दी। वहाँ समाजवादी पार्टी के बाराबंकी सदर में एमएलए हैं, यादव जी हैं, तो यादव जी नहीं चाहते थे हमारा प्रोग्राम हो। हमारे लोगों ने मिल करके वहाँ पे प्रोग्राम रखा। सुबह के अखबार में आया कि ओवैसी की जनसभा कैंसिल है। तो आप मुझे बताइए, उसके बाद दरियाबाद के बीजेपी के एमएलए ने, अगर ओवैसी साहब ने कुछ गलत बोला होता तो सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ शामिल करती है तो देती है कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और उन्होंने भी टिकट दिया था, हम भी टिकट दे रहे हैं, और इसी बात से सारी बातें जस्टिफाइड हो जाती है। यही जवाब एकदम फिक्स टेम्पलेट है जो मिल ही जाता है। कुछ ऐसा ही जवाब AIMIM की ओर से भी आ रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उधर मायावती के मुख्तार को लेकर दिए गए ट्वीट पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छी खबर है कि राजनीतिक दल के लोग अब इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि दागी छवि के लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। ये बात आज बीएसपी को भी समझ में आ रही है। ये बहुत अच्छी खबर है कि अब राजनीतिक दल के लोग इस बात को संज्ञान ले रहे हैं कि जनता की जो अपेक्षा है, और जनता चाहती है कि युवा चेहरा आने के लिए, जनता चाहती है कि ईमानदार पढ़े लिखे लोग आएँ और इस तरह के आपराधिक लोग छवि के लोग को दूर रखें। तो इसमें आज बीएसपी को भी ये समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी को समझ आ रहा है, सभी पार्टियों को ये समझ में आ रहा है। और ये बहुत अच्छा संकेत है कि जनता के दबाव पर अगर अच्छे कैंडिडेट चुन के आते हैं, साफ सुथरी छवि वाले, तो जनता के बीच में उसका मैसेज भी अच्छा जाएगा, काम भी अच्छा करेंगे और बहुत सी चीज़ें अपने अपने विधानसभा में हो सकेगा। और प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा की आप बात कर लें तो अफसर इस आदेश को मानो भूल बैठे हैं। यहाँ कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे हैं और उसमें पानी है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो हादसे को न्योता देता है।
हमने आपको पहले दिखाया कि नोएडा के सेक्टर 63 छियासी को जाने वाले प्रमुख मार्ग के हालात क्या थे। उसके बाद इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 63 इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मेन सड़क है ये चारों तरफ जाने के लिए, लेकिन इस सड़क पर आप देखिए कि किस तरीके से गड्ढा हुआ है। लगभग ये 1 फीट गहरा गड्ढा है, जहां पर अगर गाड़ी तेज रफ्तार में हो तो बाइक या स्कूटी पलटने की भी संभावना है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर भी गड्ढा है, सामने आप देखिए कि वहाँ पर गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा के अधिकांश मार्गों पर गड्ढे हैं और गड्ढा मुक्त सड़कें अगर नोएडा में खोजी जाएं तो बामुश्किल से 1-2 मिलेंगी। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा में भी अधिकांश सड़कें गड्ढा युक्त हैं और यही वजह है कि नोएडा के लोग भी मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने जो आदेश दिया है कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हों, उस आदेश का 100% अधिकारी पालन करें ताकि प्रदेश की जनता सड़कों पर बेफिक्र होकर चल सके। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि नींद से जागने को तैयार नहीं हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर नोएडा की बात करें तो यहाँ भी सड़कें बदहाल हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 63 में मौजूद हैं, जहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, कई हादसे भी यहाँ पर हो चुके हैं और लगातार सड़क टूटने की वजह से जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। आप ये क्या कहेंगे इस गड्ढे को लेकर के, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत हो रही है यहाँ पे। कितने दिनों से ये सड़कें टूटी हुई हैं? काफ़ी समय से। तो क्या कोई बनाने के लिए यहाँ पे आया नहीं? कोई नहीं। आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। कब से ये सड़कें टूटी हुई हैं? पहले से टूटी पड़ी हैं, काफ़ी टाइम हो गया। कितने महीने हो गए? ज़्यादा हो गए, तो महीने से ज़्यादा हो गए। यानी यहाँ पर किसी भी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली? नहीं। आप देखिए कि जो गाड़ी यहाँ से गुजर रही है किस हालत में गुजर रही है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि स्थिति बेहद खराब है। अब मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान लेना होगा कि आखिरकार प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हो रही हैं और अधिकारी इतना लापरवाही क्यों बरत रहे हैं।